दोस्तों, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो में सभी का स्वागत है। नमस्कार। आपको हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपके कंपटीशन का, प्रतियोगी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह है प्राचीन भारत की किताबें। हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट की किताबें और प्राचीन भारत की किताबें, ये दोनों महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाती हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम ट्रेडिशनल कह सकते हैं कि किसी तरीके से उसको गलत नहीं होना चाहिए। वैसे भी आप जानते हैं कि परीक्षा में हर छोटा छोटा सवाल सरल से लेकर के कठिन की तरफ हमें चलते रहना है। कोई भी सरल सवाल हमारा गलत नहीं होना चाहिए। कुछ सवाल तो विवेक पर आधारित होते हैं, एक से अधिक उनके उत्तर होते हैं, उसमें से बेस्ट कौन है चुनना होता है। लेकिन ये एक ऐसे प्रश्न है जिनके के उत्तर ऑलवेज हमेशा एक जैसे रहेंगे। आज हम उसमें कवर करते हैं प्राचीन भारत की पुस्तकें। अब प्राचीन भारत की जो पुस्तकें हैं, इनका रोल क्या है, इनका महत्व क्या है? इनका बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? सबसे पहले तो ये प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों का एक अपने आप में एक मेजर इक्विपमेंट है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने की, समझने की, जानने का प्रयास करते हैं। जब भी आपके आते हैं ऐतिहासिक इंस्ट्रूमेंट्स, इतिहास के, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, तो आपके जो हमारा नंबर 2 का साहित्य है, उसमें सारी किताबें आ जाती हैं। क्योंकि इन किताबों के माध्यम से हमारे ऐतिहासिक समय के, उस कालखंड के राजाओं के बारे में, प्रशासन करने के तरीके, धर्म, राजनीति, समाज, यानी उस समय के समाज का अवलोकन करते हैं, उस समय के धर्म का अवलोकन करते हैं, उस समय की राजनीतिक कुशलता और विफलता का ये हमें सबूत देते हैं, जो हमारे सामाजिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी संस्कृति के सूत्रपात के ये बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी परीक्षा में ये अवश्य पूछे जाते हैं। हमारी परीक्षा में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्टैंड से लेकर के आर्थिक स्टैंड, समसामयिक, यही हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है। आप देखते हैं कि कभी कभी कोई बहुत विषय हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, लेकिन जो पहलू हमारे समाज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, केवल वही पूछे जाते हैं। इसीलिए उसमें साइंस पोर्शन में बायो बहुत पूछी जाती है। अब यहां पर अब हम आपको किताबें बताने जा रहे हैं। मैंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अब आप इस वीडियो को पूरा आराम से देखेंगे और इसको कई बार पढ़ेंगे, आपकी किताबें मस्तिष्क में बैठ जाएंगी। आप देखेंगे, हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं प्राचीन भारत की किताबों में। सबसे पहले आपको हम बताएंगे गुप्त काल के महत्वपूर्ण लेखक कालिदास के बारे में। कालिदास कौन नहीं जानता है? ये उन लोगों के लिए सीखे हैं। कहते हैं असफलता सफलता के दरवाजे खोल देती है। ये वही कालिदास है जिनका उदाहरण दिया जाता था कि जिस पेड़ पे बैठते थे उसी को काट रहे थे। और हम देखते हैं कि ये जो कालिदास जी हैं, इन्होंने एक किताब लिखी, अभिज्ञान शकुंतलम। क्या लिखी? अभिज्ञान शकुंतलम, यानी शकुंतला का इसमें पूरा वर्णन दिया हुआ है। और दूसरे इनकी महत्वपूर्ण किताब है मेघदूतम, यानी मेघदूत, ये भी कालिदास के द्वारा रचित है। और दूसरी किताब है रघुवंशम। रघुवंशम भी कालिदास के द्वारा रचित किताब है। और फिर है मालवा में मित्र, यानी मालवा की राजकुमारी और विदिशा के राजकुमार अपने मित्र की प्रणय कथा का उद्धरण इसमें देखने को मिलता है। और फिर कुमार संभव, कार्तिकेयन के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। और फिर ये ऋतु संहार, ऋतु संहार, इसमें पूरी 6 प्रकार की ऋतुओं का वर्णन कालिदास जी ने किया है। और उनकी 7वीं किताब है विक्रमोर्वशीय। यानी कालिदास की जब भी किताबों का नाम लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक शॉट में आपको याद होना चाहिए
जानना चाहिए कि 7 किताबें हैं, विस्मृत नहीं होना चाहिए। तो जब हम देखेंगे 7 किताबें हैं, सातों आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्षर से आपकी 7 हो गई। इसके बाद हमारे बहुत महत्वपूर्ण क्षेमेंद्र जी हैं। क्षेमेंद्र की किताब है कवि कंठाभरण। क्या है? कवि कंठाभरण। किताब किसकी है? क्षेमेंद्र की। और इनकी दूसरी महत्वपूर्ण किताब है चतुर्वर्ग संग्रह। क्या है? चतुर्वर्ग संग्रह। और फिर तीसरी इनकी महत्वपूर्ण किताब है दशावतार, यानी विष्णु के 10वें अवतार के बारे में वर्णन किया गया है। आपको पता है कि दशावतार मंदिर ललितपुर में है। कहां अवस्थित है? ललितपुर में अवस्थित है। विष्णु के 10 अवतारों के बारे में उनको दिखाया गया है, प्रतिमाएं हैं। यहां तक कि हमारे जो 10वें विष्णु का अवतार होना है, वो कल की भी वहां पर प्रतिमा अवस्थित है। अब आप देखते हैं इसके बाद दशोपदेश। ये दशोपदेश जो है, ये भी आपके क्षेमेंद्र की प्राचीन बहुत महत्वपूर्ण किताब है। और फिर एक आप उनकी किताब जो बहुत महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछी जाती है, क्या? बृहद कथा मंजरी। इसके कई अनुवाद भी किए गए हैं। कौन सी है? बृहद कथा मंजरी। ये आपकी क्षेमेंद्र की हो गई। और उसके बाद आ जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण हमारे राइटर हैं। कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष ने लिखी है राष्ट्रपाल। अश्वघोष ने क्या लिखा है? राष्ट्रपाल। एंड देन इनकी दूसरी किताब जो महत्वपूर्ण है, सारिपुत्र प्रकरण। कौन सी है? सब ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, ऐतिहासिक जानकारियों से भरपूर है। इसलिए आपकी परीक्षा में एग्जामिनर कहीं कालिदास की किताब, कहीं पाणिनि की किताब, कहीं अश्वघोष की किताब, कहीं क्षेमेंद्र की किताब, कहीं भास की किताब, है ना, इस तरीके से कहीं हेमचंद की किताब, कहीं भारवी की किताब पूछ लेते हैं। और उसके बाद फिर आपका ही आता है सूत्रालंकार। सूत्रालंकार भी अश्वघोष की किताब है। यहां पर हम लोगों ने देने का प्रयास किया है, सारी किताबें उनके साथ साथ पुटअप करने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। उसके बाद जाम्बतीजय। जाम्बतीजय ये किताब आपकी पाणिनि की है, बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। और उसके बाद फिर आती है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी हमारी किसकी है? राजशेखर की। किसकी है? राजशेखर की। अब राजशेखर की दूसरी किताब भी है, वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है, काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। उसके बाद अब आती है उत्तर रामचरितमानस। एक आपकी है रामचरितमानस, जिसकी भाषा है अवधी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बताया गया है। तो वही उत्तर रामचरितमानस भवभूति के द्वारा रचित है। और फिर आप उसके बाद देखते हैं बृहद कथा मंजरी का एक ये अनुवाद भी है, इसका ये है कथा सरित सागर। ये किसने लिखी है? सोमदेव ने। कथा सरित सागर किसने लिखी है? सोमदेव ने। अब इसके बाद आते हैं कवि रहस्य। कवि रहस्य पुस्तक है हमारी, किसकी किताब है? हलायुत। किसकी है? हलायुत। अब उसके बाद कादंबरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती है कादंबरी। किसकी है? बाणभट्ट की है। कादंबरी किसकी है? बाणभट्ट की है। और फिर बाणभट्ट की दूसरी महत्वपूर्ण किताब है, क्या है? चंडी शतक। चंडी शतक भी आपके बाणभट्ट की है। और उसके बाद फिर तीसरी किताब बाणभट्ट की है, कौन सी? मुकुट ताड़ितक। मुकुट ताड़ितक इसकी बाणभट्ट की कौन सी किताब है? तीसरी किताब है। और फिर इनकी चौथी किताब है, बहुत चर्चित है, बहुत पूछी जाती है, क्या? हर्षचरित। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। ये कादंबरी हुआ, चंडी शतक हुआ, ये किताबें तो अक्सर किसी न किसी परीक्षा पर रखी होती हैं। इसके बाद डांडी की है काव्यादर्श। काव्यादर्श किसकी है? डांडी की है। और उसके बाद किरातार्जुनीय, वेरी इंपॉर्टेंट है, किरातार्जुनीय भारवी। उसके बाद है हेमचंद की महत्वपूर्ण किताब है कुमारपाल चरित। क्या नाम है? कुमारपाल चरित। किसकी है? हेमचंद कृत। सिविल के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और लेखपाल और सभी परीक्षाओं के लिए तो अक्सर आती ही रहती है इनमें से। और फिर है गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव। उसके बाद चंपू रामायण भोजराज। चंपू मतलब दो शैलियां मिक्स, गद्य और पद्य का मिश्रण, वही चंपू कहलाता है। तो ये जो चंपू रामायण है, ये भोजराज के द्वारा लिखित है। इसमें गद्य और पद्य दोनों समावेश है।
उसके बाद जातक माला आर्यशूर, जातक माला किसकी पुस्तक है? आर्यशूर की। और फिर है दरिद्र चारुदत्त, क्या है? दरिद्र चारुदत्त किसकी पुस्तक है? ये भास की पुस्तक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। और इसके बाद दूत वाक्य, दूत वाक्य वो भी किसी और की नहीं है, ये भी हमारे भास की है, दूसरी किताब। और फिर है दूत घटोत्कच, वेरी ऐतिहासिक बुक्स है, ये भी भास की है, ये इनकी तीसरी किताब महत्वपूर्ण है। फिर है पंचरात्र, ये भी आपके भास की है। यानी ये आपकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण किताबें आपको मैंने देखा, अभी और भी है लेकिन ये अक्सर ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अब इसमें से देखते हैं कि कुछ, जैसे मुकुट ताटी तक सिविल में इंपॉर्टेंट है, बाकी हर तरह की छोटी छोटी परीक्षाओं के लिए लेखपाल हुआ, काव्य दर्श हुआ, किरातार्जनी हुआ, गीत गोविंद हुआ, अक्सर पूछी जाती है। जातक है ना, कथा पूछी जाती है, चंपू रामायण ज्यादा पूछी जाती है, और ये आप देखते हैं देशोपदेश ज्यादा पूछी जाती है। कालिदास की तो हर एग्जाम में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके बाद आपकी बृहद कथा मंजरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उत्तर रामचरित भावगीत की कथा सरिसागर, ये हर परीक्षा में आपको मिलेंगी। अगर आपकी ये सारी बुक्स व्यवहारिक रूप से अगर तैयार रहेंगी तो आपके इनसे आए हुए प्रश्नों के उत्तर 100% मार्क्स देने के लिए तैयार रहेंगे। हम देखते हैं कि आजकल का कंपटीशन, चाहे लेखपाल हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे पुलिस हो, हर एक का कैडर बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों कैडर बड़ा हो जाता है? क्योंकि जो आईएएस की तैयारी कर रहा है और उसमें रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो भी देखता है चलो लेखपाल कर देते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपका कैडर बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। आपकी कंपटीशन में प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, कौन कौन आपके लोग पार्टिसिपेटर हैं, कौन कौन से आपके साथ बैठ रहे हैं, उनकी जगह पर उनके साथ में आपको अपनी गुणवत्ता लेकर के आगे बढ़ना है। तो इसलिए अपने सिलेक्शन को बाखूबी बहुत अच्छे से आप श्योर कर सकते हैं अगर पढ़ाई रणनीति के हिसाब से करेंगे तो। हर एक टॉपिक को प्रिजर्व करिए अपने मस्तिष्क में, अपने नोट्स में। जितना भी वीडियो आपको बताया जा रहा है, भेजा जा रहा है, उन सबको कम से कम 5 टाइम्स सुने, श्रवण करें और अपनी नोटबुक में जरूर टॉपिक वाइज उसका नोट्स तैयार करें। टॉपिक हम ऐसे देंगे जो आपको जनरली कोई नहीं बताता है। आप परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहीं अटैच भी होते हैं तो वो चीजें आपको मिल नहीं पाती हैं, लेकिन मैं हर संभव इस तरह की चीजें सारी देने का प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ी महती भूमिका निभाएगा आपके भविष्य के लिए। इसी के साथ धन्यवाद।